अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बजट 2017-18 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तीनों स्टूडियो से हमारी ये साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन चलती रहेगी। आज इकोनॉमिक सर्वे का दिन है और आज हम बात करेंगे इस पिछले 365 दिनों में हुकूमत ने क्या कारकर्दगी दिखाई, तमाम मुआशी आदाफ जो हैं हुकूमत के वो उन्हें किस हद तक पूरा कर पाई और अगर नहीं कर पाई तो क्या वजूहात शामिल रहीं। कहा यह जाता है कि ये इस मौजूदा हुकूमत का आखिरी बजट होगा इनके टेन्योर का, लेकिन कुछ अंदाजे ऐसे भी हैं कि इस हुकूमत को एक चांस और मिल जाएगा और उसकी वजह यह है कि जो हमारा जो टेन्योर है ये 31 मई 2018 को ख़त्म होगा और उसके बाद ज़ाहिर है कि इस मरतबा रमज़ानों की वजह से जो है अब के जून से पहले ये बजट पेश किया जा रहा है मई के लास्ट वीक में, तो अब 10 दिन अगर और आगे बढ़ जाते हैं, पहले हो जाएंगे पिछले नेक्स्ट ईयर, तो इस हुकूमत को ये एक और बजट का स्पेस मिल जाएगा फेडरल बजट पेश करने का, क्योंकि उसके बाद जो आपकी अगले 3 महीने के लिए जो भी सेटअप आता है केयर टेकर गवर्नमेंट का, उसके डोमेन में नहीं होगा कि वो बजट पेश करे। लिहाजा लेकिन जो इस वक्त मुल्क में हालात चल रहे हैं, चाहे वो पैनामा के हवाले से हो, चाहे वो और दीगर इश्यूज के हवाले से हैं, तो अपोजिशन का भी बहुत टफ टाइम इस हुकूमत को मिल रहा है इस वक्त और करीने कयास नहीं किया जा सकता कि हालात कुछ भी हो सकते हैं। क्या ये वाकई आगे बजट होगा 2017 जैसे कि अपोजिशन जमातों का कहना है कि ये इलेक्शन का साल है, तो सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। बहरहाल 2013 में जब हुकूमत आई थी उस वक्त जो इनका डेट था कि वो आवाम को सर्व करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे और जो मुआशी पॉलिसीज होंगी वो मुल्क में कंड्यूसिव माहौल पैदा करेंगी, इकॉनमी को सपोर्ट करेंगी, बिजनेस को सपोर्ट करेंगी, सनतों को का इनकलाब आएगा, तालीम पर, सेहत पर तवज्जो दी जाएगी और साथ ही साथ जो है एक आवाम जो ज़ाहिर कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है वो भी इस मरतबा भी उसी को रखा गया था। लेकिन सूरत हाल क्या रही, ये वही बजट आदाफ जो है इसकी बेहतर तौर पे तर्जुमानी करेंगे और न सिर्फ आदाफ बल्कि जो हमने अचीव किया पिछले एक साल में, पिछले 365 दिनों में। कराची स्टूडियो में जो हमारी गेस्ट इस वक्त तशरीफ रखते हैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूं। कराची स्टूडियो में सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची स्टूडियो में माहिर टैक्स उमूर अनवर काशिफ मुमताज हमारे साथ मौजूद हैं और कराची स्टूडियो में ही मारूफ सनतकार और साबिक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंध के चेयरमैन जनाब जुबैर मोतीवाला साहब भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। आप तीन हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची स्टूडियो के जो हमारे गेस्ट पैनल हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो में भी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मुसलसल चौथे साल भी जो हमारे आदाफ आए, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए हैं, जो हमारे टारगेट्स थे वो ये हुकूमत अचीव नहीं कर पाई। बेशतर आदाफ जो इंतहाई अहमियत के हामिल थे वो हम अचीव नहीं कर पाए। आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होना है लेकिन कुछ जो आदादो शुमार इस वक्त तमाम मिल चुके हैं, बिलखुसूस बिजनेस रिकॉर्डर में आज एक डिटेल वर्जन भी इसका शाया हो चुका है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो इस वक्त बात की जा रही है 5.3% इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अचीव की गई है इस पूरे साल, जो कि 8.4% कम है हमारे हदफ से। और आज़ाद माहिरीन का यहाँ पे ये भी ख्याल है कि ये जो 5% प्लस ग्रोथ इस वक्त दिखाई जा रही है, डार साहब का ये इसमें करिश्मा साजी कहते हैं, इकोनॉमिक मैनेजर्स की करिश्मा साजी कहते हैं कि शायद ये भी असल वो नहीं है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट से लेकर करंट अकाउंट डेफिसिट तक तमाम के तमाम मेजर जो आदाफ हैं वो हम अपने पूरे नहीं कर पाए। फिस्कल डेफिसिट जो कि जीडीपी का हमने अहद किया था, हदफ हमने रखा था 3.8% तक हम उसको महदूद करेंगे, लेकिन वो भी 4% के करीब है। और साथ ही साथ जो डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं जुलाई से मार्च 2015 के दौरान 2015-16 में ये उससे तकरीबन 21-22% ज्यादा है। हमारी एक्सपोर्ट जो है अपने वो टारगेट अचीव नहीं कर सकी। पाकिस्तान की बरामदात अनफॉर्चुनेटली जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी यहाँ पॉलिसीज हो, हम वो भी पूरा नहीं कर सके। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी इंपोर्ट्स हैं जिससे हमें जिस हद तक मुमकिन हो सके हम उसको कम करें, कम से कम करें, वो उसका फिर डबल मौजूद है। मजमूई सूरत हाल हम आपसे के साथ शेयर करते रहेंगे, इन आदाद शुमार पर भी बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस वक्त कराची स्टूडियो में आपके पास चलना चाहूंगा। हुकूमत के बड़े बड़े आदाद जो थे, जो टारगेट्स थे वो नहीं कर पाई, क्या कहेंगे? जो अब तक की इत्तलात आ रही है, जो अब तक
रिपोर्ट्स आ रही हैं अखबारों में, प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उससे आप क्या समझ पाए, क्या देख पाए डॉक्टर साहब? देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत अहाता कर लिया, लेकिन अगर मैं इसके साथ आप में थोड़ा सा ये इजाफा करूं कि बरामदात हमारी जो हैं वो 2011 से भी नीचे हैं। आज तकरीबन $5 अरब 2011 से नीचे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर बजट खसारे के अहदाफ जैसे यकीनन हासिल नहीं हुए तो उसमें सूबाई जो हुकूमतें हैं उनका भी उतना ही किरदार है, क्योंकि 7th NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे शोबे वहाँ ट्रांसफ़र हो गए और उनको जो है NFC अवार्ड के तहत ज़्यादा रकूम भी मिली। मगर जो बुनियादी सवालात असल में जो आपने अहाता किया है, तो कुछ बहुत ही बुनियादी नौइयत के सवालात पैदा हो रहे हैं और मेरे ख्याल से उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त जो हुकूमतें वफाक और सूबों में इक़्तिदार में हैं, उन्होंने टैक्सों और दूसरे तालीम के शोबे में टैक्सों में और आवाम को जो है कंसेशन देने में और ताकतवर तबकों को मराद देने में अपने तमाम जो मंशूर थे उनसे तकरीबन 100% इनहराफ किया है। नंबर 2 बात बहुत अहम ये है कि जो बजट पिछले बरसों में हम पास करते रहे हैं वफाक और सूबे, वो आईन पाकिस्तान की बहुत सारी प्रोविजन से मुतसादिम है। चुनाचे न वफाक को ये इख्तियार था कि वो उसको पार्लियामेंट को कि उस बजट को पास करे, न सूबाई असम्बलियों को इख्तियार था कि वो पास करे। वो कम से कम जो आर्टिकल 3 है, 25A है, 38D है, 38E है, F है, ये जो आइन है उससे हम तसल्जुल से इनहराफ कर रहे हैं। दूसरी ये है कि जो तबाही आई तो उसमें एक चीज़ ये है, मिसाल के तौर पर आज भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ करप्शन की, रिश्वत की, टैक्स चोरी की जो रकूम है बग़ैर कौमी ख़जाने में 1 पैसा जमा कराए तो उसको सफ़ेद भी बनाया जा सकता है और पाकिस्तान से बाहर भी भेजा सकता है। और इस कारनामे में वफाक के साथ 4 सूबाई असम्बलियों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो मैं एक जुमला पूरा कर दूं, प्रॉपर्टी जो दुनिया को नजर आती है वो हमारे यहाँ इनविजिबल एसेट है, उस पर टैक्स एमनेस्टी दी गई। तो अगर सवाल ये है कि सूबे जैसे खासतौर से मैं अगर तहरीक इंसाफ का जिक्र करूं, उनके उसमें लिखा हुआ है उसमें कि जो प्रॉपर्टी इंतखाबी मंशूर में अंडर वैल्यू है उसको हम कौमी मिल्कियत में ले लेंगे। वो तो आप क्या लेंगे, अगर वो DC रेट मार्केट रेट पे ले आए तो हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम आ ही नहीं सकती थी। इसका मतलब ये जो तबाही आई है उसमें वफाक और 4 सूबे शामिल हैं बराबर के और उनका बराबर का हिस्सा। जी जनाब, ठीक है। रखते सवाल को जरा जुबैर मोतीवाला साहब की तरफ। जुबैर साहब, जो इस वक्त तबाही आई है, मुल्क इस वक्त जिस दहाने पे खड़ा है उसमें वफाक की हुकूमतें भी बराबर की शरीक हैं। पॉलिसीज के हवाले से ये ये 5वां बजट अब पेश होने जा रहा है इस हुकूमत का। जो तवक्कात वाबस्ता की गई थी और 365 दिन पहले जो इकनॉमिक हमने सर्वे के मौके पर, उसके बाद जो हमने बजट आदाफ रखे थे, क्या इस वक्त देख रहे हैं परफॉर्मेंस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हुई हैं और इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। ये इटसेल्फ जो है ना, अगर आप बजट का क्रक्स निकालेंगे क्या हुआ पिछले बजट से हमने क्या लिया, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 2011 से लेकर आज तक $5 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ है। अगर इन फिगर्स को देखें तो आप देखें जो प्रोग्रेस हमको करनी थी वो नहीं कर पाए। और जहां तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का सवाल है तो 18 अमेंडमेंट के बाद और सूबाई टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज के क़याम के बाद जो है ना, अगर उनके अपने टैक्स कलेक्शन देखें तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप सिंध को देखें, SRB ने जो कलेक्शन किए हैं और SRB ने जो टैक्स कलेक्ट किया है सर्विसेज के ऊपर, इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस जो है जो उन्होंने अपने हिसाब से कलेक्ट किए हैं, उनका बजट बहुत अच्छा है, उनके रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं। अब यही प्रॉब्लम क्या है कि 18 अमेंडमेंट की जिस तरह से मैं समझता हूं कि जो सूबाई और जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें उसका जो बैलेंस है ना वो नहीं आया कि जिस तरह से टैक्स कलेक्शंस आए हैं इसी तरह से अखराजात का जो है ना वो जो होना चाहिए था तकसीम, मेरे हिसाब से वो प्रॉपर नहीं हुई। उसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस बजट और फिस्कल डेफिसिट की जब हम बात करते हैं तो ये इंतहाई अलार्मिंग है जब आप बात करते हैं। और उसके अंदर भी अगर आपने ये बात की है कि फिगर्स ठीक नहीं है तो हम ये 4% ऑफ द GDP या 4% प्लस ऑफ द GDP, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस और सीनियर इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका ये जो आपने बयान किया तो मैं तो आपके नाम से मंसूब करता हूं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि ये जनरली यही बात है कि 4% ऑफ द GDP वैसे ही बड़ा अलार्मिंग फिगर है। और जब अभी हमारी जब मुलाकात हुई थी वजीर खजाना से तो
तो वो भी उसी फिक्र में थे कि ट्रेड अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान के लिए, और उसके अंदर इंशाल्लाह आने वाले साल में हम करेंगे। अब ये इलेक्शन के साल वाला बजट है, मैं समझता हूं कि अगर आप उसको देखें, मेरी नजर से अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ज्यादा होने की वजह से एक्सपोर्ट्स कम हुई। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान, अच्छा अब जरा ये यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर एंकर पर्सन है रहमान अजहर। बहुत शुक्रिया रहमान अजहर हमारे लिए वक्त निकालने का, और शाबान खालिद भी इस वक्त यहाँ पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो FPCCI के रुकन है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के। शाबान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले तो रहमान जरा यहां से हम शुरू कर देते हैं कि वाकई ये इस हुकूमत का आखिरी बजट होगा 5वां, या आइंदा माली साल के लिए भी स्पेस मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो पार्लियामेंट्री जो टेन्योर है ये आपके 31 मई 2018 को ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद रमज़ान की वजह से जैसे हमने इस साल मई में ये लेकर आ गए हैं बजट, तो पिछले साल 10 दिन और पहले हो जाएगा। इसका मतलब है कि आगे के जो 3 महीने होंगे आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए वो बजट पेश नहीं कर सकती, तो शायद ये इस गवर्नमेंट के को एक और चांस मिल जाए, जो कि छक्का लग जाएगा। छक्का लग जाएगा, फिर 6 बजट्स हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू सो मच। आप लोग बड़े लर्नेड लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं तो इकोनॉमी जो है वो मेरा उस तरह से सब्जेक्ट भी नहीं, मगर मैं इसके जरा सियासी जो पहलू है उस पे जो है वो जरूर बात करना चाहूंगा। देखिए अभी तक तो गालिब इम्कान ये है कि ये इस गवर्नमेंट का जो है आखिरी बजट है, और अगर आखिरी बजट ना भी हो तो आखिरी पार्लिमानी साल जरूर है, और ये पार्लिमानी साल हुकूमत के लिए बड़ा अहम है। जो हमारी जितने लोगों से बात हुई है इस बजट के हवाले से, इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट में एक बड़ी फीलिंग पाई जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम रिलीफ वो देना चाहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा रिलीफ इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है या जो वोटर्स हैं वो अगर उनको जज करेंगे तो वो इस बजट के बलबूते पे करेंगे कि इस बजट में उन्हें कितना रिलीफ मिला। और ये इलेक्शन का नहीं है, ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है बजट। इसमें काश्तकार भी शामिल है, इसमें जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल है, इसमें सरकारी मुलाजिम भी शामिल है। अभी जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल है वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और अभी आप देखें काश्तकार जो है वो भी बाहर निकले हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी अभी इस हवाले से अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। तो ये हुकूमत के लिए जो है बड़ी मेक और ब्रेक सिचुएशन है इस्लामाबाद के अंदर, और अपोजिशन के लिए इसी तरह से अभी जो है वो थ्रू आउट ये डिस्कशन आगे जो है वो जारी रहेगी। 14 जून तक जो है वो बजट इजलास भी चलेगा। अपोजिशन जो है वो इस वक्त अपनी भरपूर तैयारी करके बैठी है। अपोजिशन के 2 एतराज़ात, एक तो ये कि वो इस बजट में कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो उनका ये कि हुकूमत कुछ देने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत ने पहले भी टारगेट्स पूरे नहीं किए और आगे भी शायद कुछ ना दे सके। दूसरा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो बार बार अब लगा रहे हैं, और ये जो काम था ये शुरू हुआ था जब बिजली के हवाले से जो आदाद शुमार दिए, और अभी जिस तरह से जो है वो एकदम से दोबारा लोड शेडिंग वापस आई है, तो अपोजिशन के बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हुकूमती जो आदाद शुमार है, खासतौर पर जो डार साहब को जिसके लिए ब्लेम किया जाता है, वो कहते हैं इनमें से बहुत सारे मेड अप आदाद शुमार होते हैं, और करिश्मा साजी है, और ये नंबर्स की हेर फेर होती है। तो असल प्रोग्रेस जो है वो जिस तरह से अभी एक क्लेम कर रहे हैं कि जो है वो कुछ हुई है, वो उतनी नहीं है। और मेरा ख्याल है आने वाले बजट में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो इसी चीज पे उठाया जाएगा कि आर दीज नंबर्स राइट। तो हम तो, क्योंकि मैं तो इकोनॉमी मेरा उस तरह से सब्जेक्ट नहीं है, बट आई थिंक पॉलिटिकल इकोनॉमी है तो पॉलिटिकल डायमेंशन उसकी बहुत ज्यादा वो है। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल जो फोकस होगा दोनों जमातों का, वो अभी आने वाले मंथ में इसी चीज के ऊपर। ठीक है, एक शाबान की तरफ चलते हैं। शाबान खालिद, ये बताइए कि कितना स्पेस होगा, रहमान जो बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा फोकस होगा, इलेक्शन कैंपेन भी एक तरीके से ये होगी हुकूमत के लिए, खुद स्पेस एक हायर डेफिसिट, आप ट्विन डेफिसिट की तरफ चले जाइए, दोनों आपके डेफिसिट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और एक धनाधन जो है आप इस वक्त जो है नोट छापे जा रहे हैं, ये स्पेस कहां से मिलेगी हुकूमत के लिए? मैं समझता हूँ कि इसका सवाल का जवाब पहले आप दे चुके हैं कि हमारे जो डार साहब है वो काफी मैजिशियन है, और वो कहीं ना कहीं से वो स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। क्या ये वाकई मुत्तफिका राय है सबकी? मैं तो वही बता रहा हूँ जो एनालिस्ट बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि जैसे सबको पता ही है कि इनका आखिरी बजट होगा, और जैसे अभी अर्ज किया है कि ये इनका एक्चुअली कैंपेन का हिस्सा होगा, तो इसमें ये ज्यादा से ज्यादा, जैसे काश्तकार की बात की जहाँ पे वोट बैंक सबसे ज्यादा है, इनकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी कि जहाँ पे इनको वोट बैंक अचीव किया जा सकता है वो मैक्सिमम अचीव किया जाए। जैसे आपको पता ही है लास्ट टाइम जब इलेक्शन से पहले मेट्रो प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से खत्म किया गया, इसी तरह ऐसे जो जितने प्रोजेक्ट है, हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में जहाँ पे एक बड़ा
का आपका डेफिसिट चल रहा है, वहां पे ऐसी स्पेंडिंग करना जहां पे आपने और सब्सिडाइज करनी है चीज को और मैसिवली सब्सिडाइज करना, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा समझदारी नहीं होगी शायद। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए जरूरी हैं, मगर इनसे कहीं ज्यादा जरूरी प्रायोरिटाइज करने की बात है। प्रायोरिटाइज करने में क्या चीज ज्यादा जरूरी है जिससे पाकिस्तान की जो ये जैसे डेफिसिट आप कह रहे हैं, हमारा डेफिसिट इकोनॉमी जो है उसको हम सही ट्रैक पे लाने के लिए हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए? कराची सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा इमरान के, एक चीज जरूर जो टॉकिंग पॉइंट होगा आफ्टर द बजट वो ये कि देखिए ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई थी कि हम बदल कर रख देंगे इकोनॉमी के हालात, और अभी आप लोगों ने जो डिस्कशन की है जो बाकी लोगों से, तो ये कहीं नहीं हुआ और ये हम इस बजट में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इक्तिसादी सर्वे अभी आए और अभी कह के जी कि इकोनॉमी तो बिल्कुल बदल गई, जो इंडिकेशन है बिल्कुल डिफरेंट है। ये अपोजिशन के लिए जरूर टॉकिंग पॉइंट होगा कि इनका एजेंडा था कि हम हर चीज बदल देंगे, एक मैसिव टर्न अराउंड, मुल्क दोबारा से अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। ये जो पॉलिटिकल रेटरिक था ना, अब मेरा ख्याल है इसका हिसाब भी लिया जाए। जुबैर साहब ने बात की है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी है, कम नहीं हुई। मैं समझता हूँ वो बड़ी क्लियर इंडिकेटर है कि जो पॉलिसीज आपके सामने ना, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही है और इंपोर्ट्स आपकी 14-15% तो ये बहुत एक सब्सटेंशियल। जरा कराची में अनवर काशिफ मुमताज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, टैक्स उमूर के एक्सपर्ट हैं, टैक्स और आप जो है वो प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं। काशिफ साहब, जानना चाहूंगा क्या इस वक्त सूरत हाल है रेवेन्यू बेस को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, और बड़ा आप लोग जो है वो लेकर आ जाते हैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स वगैरह। आप लोगों के तो माशाल्लाह कारोबार बड़े जम जाते हैं ठीक ठाक इसमें कंसल्टेंसी के। ये बात तो आपने वजह की कि क्योंकि टैक्स बेस बढ़ेगा तो कारोबार बढ़ेगा, लेकिन बात यह है कि हम कभी भी इसको हम कभी इसको सपोर्ट नहीं करते कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को हमेशा रूटीन में टैक्स के मेजर्स ऐसे करने चाहिए ताकि लोग जो है टैक्स के देने की तरफ आएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने जो पिछले 2 सालों में फाइलर और नॉन फाइलर को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है, उसका जो फल है वो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि नॉन फाइलर जो हैं वो उसको बेयर करके और खामोश बैठे हैं, रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, और एफबीआर अपनी सारी एनर्जी जो है वो फाइलर की तरफ लगा रही है, तो वो फ्रूट नजर नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और बहुत इंतहाई अहम और भी डिस्कशन के लिए टॉपिक्स हैं जिनको मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा। इसी पॉलिटिकल इकोनॉमी को किस तरीके से सही ट्रैक पर लेकर आया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को जारी रखते हैं। बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जुबैर मोतीवाला साहब। जुबैर साहब, मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त बहुत से फेडरेशंस पाकिस्तान को कम बेश तमाम चेंबर्स और फेडरेशंस जो हैं वो अपने अपने बजट पेश करते हैं और शेडो बजट्स भी बनाए जाते हैं। हमारा जो सियासी कल्चर है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके यहाँ ये रुझान नहीं है। वो असेंबली में बैठ के जो हुकूमती पार्टीज होंगी वो हर बात के ऊपर जो है वो डेस्क बजाएंगी और ऑपोजिशन जो है उसको मुस्तरद करेगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाहिद वो जमात है, सियासी जमात है जो हर साल अपना शेडो बजट पेश करती है। लास्ट ईयर पीटीआई ने भी पेश किया था। ये कोई हौसला अफजा बात तो नहीं है कि सियासी पार्टीज जो है वो इन चीजों को उस तरह से लेती नहीं है जिस तरह से लेना चाहिए था, तो ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर तो एक प्रेशर भी नहीं पड़ता किसी तरह का। जुबैर मोतीवाला साहब, आप मुझे सुन सकते हैं इस वक्त? ठीक है, इसी सवाल को मैं रखता हूं जनाब रहमान अजहर जी। देखिए इमरान, ये रवायत होनी तो चाहिए मगर हमारी सियासी जमातों में ये रवायत नहीं है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि सियासी जमातें समझती हैं कि बजट जो है एक पॉलिटिकल रेटरिक के तौर पर वो स्कोरिंग पॉइंट उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। अब इसकी अहमियत तो बहुत होनी चाहिए, दिस शुड बी ए की डिस्कशन पॉइंट हमारे तमाम की तमाम सियासी जमातों के लिए। बट आप देखिए बजट में जो भी हुकूमत पॉलिसीज देती है वो हमेशा दे ऑलवेज गेट अवे विद दैट। उन पे डिस्कशन होती है बट ओनली फॉर द सेक ऑफ डिबेट होती है। अगर कोई डिबेट होती भी है पार्लियामेंट के अंदर तो उसके बाद कोई सब्सटेंशियल उसकी आउटकम हमें नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज को ये जरूर लगता है कि इसको करने का फायदा कोई नहीं है, इससे मिलेगा कुछ नहीं, ना वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं,
ना वो अवाम में जाकर जो है वो कह सकते हैं कि देखें हम आपके पास जो एक मुतबादिल बजट जो है वो लेकर आ रहे हैं। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो सेक्टर ट्रेड बॉडीज वगैरह वो जरूर इससे इफेक्ट हो सकते, बट आम पब्लिक का अगर आप अभी आज कैमरा लेकर बाहर जाएं और आप पब्लिक से पूछे जी हाँ जी बजट आ रहा है, क्या आपको लगता है क्या फर्क पड़ने वाला है, उसका जवाब होगा जी मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ इल्म ही नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब एक मैक्सिमम कॉन्टेक्ट जरूर हो सकता है कि जी कमोडिटी प्राइसिंग जो है वो अगर कोई उस पर कोई चीज ऊपर नीचे होती है तो आम बंदा जो है उसको लगता है कि उससे फर्क पड़ सकता है, ऐसा होता नहीं है कि या तनख्वाहों में इजाफा, हाँ या दूसरा जो गवर्नमेंट सरकारी लोग हैं कि तनख्वाहों में इजाफा। तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को इसको रेलिवेंट बनाना होगा लोगों के लिए, बिकॉज अगर वो लोग एफर्ट नहीं करेंगे तो कोई एफर्ट क्यों करेगा। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल पार्टीज ने ये रवायत जो है वो छोड़ी इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इररेलेवेंट है आम आवाम या पॉलिटिकल रेटरिक के सियासी जो बयानी है उसके लिए, मगर कहीं ना कहीं पर उन्हें इस चीज में वापस जरूर आना होगा। कराची में जुबैर मोतीवाला साहब, ये सवाल आपकी तरफ रखना चाहूंगा कि सियासी जमातों में हमारे यहाँ क्या शऊर की कमी है या वो उसको इतनी अहमियत नहीं देती कि अपने अपने शैडो बजट पेश करें, मां सिवाय एमक्यूएम के या पीटीआई ने लास्ट ईयर दिया था। जी पीटीआई ने लास्ट ईयर किया, इस दफा पीपीपी ने भी किया, सलीम मांडीवाला साहब ने शेडो बजट दिया। अभी जो है ना पाक अपना एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो भी 3 बजे अनवील कर रही है। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, करना चाहिए शेडो बजट को अनवील। लेकिन बात यह है कि हमको ये जो बजट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है उसको हमने देखना है कि उसमें बजट में क्या है। मैं पहले जब आपने खत्म किया उससे पहले मैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा था। मुझे आप बताएं बांग्लादेश में मिनिमम वेज जो $68 है, मेरे यहाँ $135 है, और मैं सुन रहा हूं कि इस बजट के अंदर कोई 1000 रुपए का और इजाफा करेंगे तो इट विल गो टू $145 कंपेयर टू $68। मैं नहीं कहता कि तनख्वाहें नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में गैस प्राइसेस को कंपेयर करें, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को कंपेयर करें, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को करें, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो मुझे मिल रही है उस पर करें, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे करें। अब फिर हम कहें कि एक्सपोर्ट कम हो गया तो इसमें एक्सपोर्टर का कोई कसूर नहीं है। आज भी आप देखें सेल्स टैक्स के रिफंड्स कितने रुके हुए हैं, तकरीबन 150 से 200 बिलियन रुपए रुके हुए हैं। डीएलटीएल में क्लेम्स रुके हुए हैं। इसका तो वादा कर लिया था ना, लास्ट ईयर वादा कर दिया था जनाब, सारे रिफंड्स जो है उनको क्लियर कर सारा साल गुजर गया, 2-3 महीने पहले भी कुछ सारा साल अभी 2-3 महीने पहले भी ये खुशखबरी सुनाई गई थी। बिल्कुल सुनाई गई थी, और कोई 21 बिलियन उन्होंने दिए थे आउट ऑफ 200 बिलियन। तो ये भी जो ना बड़ा रकम है और इनके पास भी पैसे नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे खजाने में पैसे नहीं है, हमारे पास बहुत सारे और प्रॉब्लम है। और इस दफा जब हमारी डार साहब से प्री बजट मीटिंग हुई है तो उसके अंदर भी हमने ये सारी बातें उनसे की थी, और उन्होंने कहा कि और उन्होंने ये बात कही कि मोदी साहब को शौक है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान को खत्म करें, और जो है ना इस तरह से करें कि जी अगर मैं देता जाता हूं वो इंसेंटिव देते हैं, हम उसको बराबर आने की कोशिश करते हैं, वो कुछ और दे देते हैं, तो उनके पास $100 बिलियन डिस्पोजल पे हैं, हम कैसे करें। तो मेरा भी साहब को सवाल ये है, अगर हम एक्सपोर्टर्स आर टू बी ब्लेम्ड कि ये क्यों 5 बिलियन के एक्सपोर्ट कहूंगा, आपने तो वादे किए थे, आपको 180 बिलियन का पैकेज दिया गया। तो मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे को कोई चीज $1 की कॉस्ट करती है और अगर इंडिया में वही चीज या बांग्लादेश में या कंबोडिया में या किसी और जगह पर अगर 90 सेंट्स की करती है तो मेरा एक्सपोर्ट कम होगा ना, बढ़ेगा कैसे। और ये 180 बिलियन में से अगर हमको वो 7% की अगर आप बात करते हैं, अभी तक मेरे किसी एक्सपोर्टर ने उसको काउंट करके माल बेचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पिछले पैसे बाकी हैं, ये पैकेज के पैसे कब मिलेंगे। तो आई मीन यू नो देयर आर सेवरल मल्टीपल प्रॉब्लम्स। और मैं ये इल्जाम नहीं देता हुकूमत को भी, क्योंकि मैं समझता हूं, मैंने उनके साथ बैठ के फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठ के ये देखा कि दे आर इन रियल लिक्विडिटी क्रंच है उनके पास बहुत बड़ा। लेकिन अगर आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि हमको क्या ट्रेड डेफिसिट चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट चाहिए, या हमको पहले ये मराद देनी है और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के इन करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट को कम करना है। दैट द डिसीजन इज टू बी टेकन। और ये इलेक्शन वाला साल है, मेरा ये ख्याल है कि वी हैव टू प्रोग्रेस। और जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी आपकी एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन ठीक नहीं होगी, और एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन ठीक नहीं होगी तो आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, एवरीथिंग इज कंटिन्यू चेन है, उसकी कंटिन्यू चेन है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये अलमिया एक्सपोर्ट्स की हम कर रहे हैं कि जब $5 बिलियन का हमें उस वक्त लॉस हुआ है कि जब हम GSP प्लस स्टेटस हमें मिला हुआ है और यूरोपीय यूनियन के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस हमें मिला हुआ है। और जब ये GSP प्लस स्टेटस 2 साल पहले मिल रहा था तो उस वक्त यही बात हुई थी कि ये टर्न अराउंड कर देगा हमारी इकोनॉमी को। तो हमारी वहां से तो हमें सपोर्ट मिली, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारी नालायकी है, वो इस वक्त हमारे सामने है। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब।
देखिए, बात ये थी कि हम लोग रूट कॉज पर नहीं जाते हैं एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। अगर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ दूं कि 1980 से 2017 तक जो 37 साल हैं, 37 ईयर्स, इसमें कितनी हुकूमतें आई, सब ने इक़्तिसादी मुआवजा दिखाया, मगर मेरा स्टेटमेंट ये है कि इस दौरान में जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की, वो जनूबी एशिया के दूसरे मुल्कों से कम है। तो इसका मतलब ये कि कहीं एक बुनियादी खराबी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 37 साल में एवरेज कम है बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत और दूसरे मुल्कों से, नंबर एक। दूसरा ये कि हमारा टैक्स और जीडीपी रेशो खित्ते के ममालिक में ज़बरदस्त कम है और 95-96 से भी कम है। तो हुकूमत कहाँ से देगी जब हुकूमत पार्लियामेंट टैक्स नहीं लगाना चाहती, सूबाई असम्बलियाँ टैक्स नहीं लगाना चाहती, और जिन्होंने टैक्स देना है वो देना नहीं चाहते। लेकिन बुनियादी खराबी ये है कि हमारे यहाँ टैक्स लगाया ही नहीं गया, इसलिए हमारा टैक्स जीडीपी रेशो आज 95-96 से नीचे है। और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि जी हमने 60% राइज कर दिया। अरे भाई, हम तो नीचे हैं। तीसरी चीज ये है बुनियादी जो मैं आपको बातें बता रहा हूं कि सारी दुनिया में पाकिस्तान में एक ड्रामा है पनामा। मैं आपको ये कहता हूं कि पनामा से तो हमको $1 नहीं मिलेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मुल्की पनामाज हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जिनकी तफसीलात आपके पास हैं, जिनकी तफसीलात मेरे पास हैं, मोतीवाला साहब के पास हैं, काशिफ साहब, उनसे 2000 अरब रुपए की रिकवरी 4 महीने में हो सकती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियां, जो लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, कोई तैयार नहीं है कि आप दुनिया के पनामा बात कर रहे हो। अरे भाई, पहले मुल्की पनामा तो कर लें। ये है हमारी जो है सोच, ये है हमारा तर्ज अमल। तालीम पर आ जाइए, सब ये कहते हैं कि जी तालीम हमारी इंतहाई तरजीह। मैं आपको बता दूं कि 2009 में तमाम पार्टियों ने, जिसमें शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के थे, दूसरों के थे, ये तय हुआ कि हम 7% ऑफ जीडीपी तालीम का खर्च करेंगे 2015 में। अब ये जब आ गया 2018 तो हमने तो अभी तक 2.5% किया है, और अब ये कहा जा रहा है कि जी हम 2000 अब से 5 साल के बाद जो है वो 5% करेंगे। तो आपका तालीम जीडीपी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, हेल्थ जीएसटी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, डिफेंस जीएसटी वन ऑफ द हाईएस्ट, और टैक्स जीडीपी वन ऑफ द लोएस्ट। एक बुनियादी बात। और एक और बात है कि विजन 2025 बनाया गया, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। विजन 2025 के आपने दोनों टांगे तोड़ दी, इसलिए कि विजन 2025 में तो ये लिखा था कि 2018 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8% होगा। आपने तो अभी शुरू में उसको 6% कर दिया, जो हासिल नहीं होगा। उसमें यह भी लिखा था कि 2018 में हमारी बरामदात 35 बिलियन होंगी, और एक और लिखा हुआ है कि 2025 में $150 अरब। हम लोग हवा में बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग जगलरी करते हैं, तमाम पॉलिसियां इस तरीके से बनाते हैं कि अवाम के ऊपर बोझ डाला जाए, ताकतवर तबकों को मराद दी जाए, और अकाउंटिंग जगलरी करके आप तमाम पार्टियों को मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर से, जिसकी बुनियाद पर वो इंतखब हुए हैं, 98 to 100% वायलेट किया, यानी अमल नहीं करना तो एक अलग चीज है, इनहराफ किया है। तो जब ये पॉलिसी है कि अवाम का इस्तेहसाल करना है, झूठे आदाद शुमार देने हैं, तो ना बजट की अहमियत है ना इसलिए कि मैं तो अब भी कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि पनामा के साथ ये भी कहते कि यार पहले मुल्की पनामा को 2-3 महीने में करके 2000 अरब रुपए ले आओ, उस पैसे को गरीब अवाम को दे देना। तो जब तक ये तब्दीली नहीं आती कोई फायदा नहीं है। जी शाहबान साहब, इस वक्त फेडरेशन की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। फेडरेशन अपनी बजट प्रपोजल्स वगैरह देती है, सारी चीजें का इस वक्त कहाँ पे इन ट्रू सेंस आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में सनत और इरफत इस वक्त कहाँ खड़ी है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने थोड़ा इंप्रूवमेंट जो किया, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो स्टेबल हैं। जैसे बहुत ही क्रिटिकल बात है टैक्स जीडीपी। मैं आपको एक और अर्ज करता हूँ, इनको पता है, ये आज इनका 5 साल पूरे लगे हैं, PIA रेलवेज, ये आखिर एक डेफिसिट चल रहा है। इन्होंने क्या किया, ये जो लीकेजेस हैं, अननेसेसरी लीकेजेस हैं, इनको रोकने के लिए कोई प्लग इन किया। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज जो बहुत हमें अभी तक जो क्लैरिटी नहीं मिलती है, वो ये जो लोन्स लेते हैं और ये जो अपने जो फंड्स सेल आउट करते हैं जो बड़े हाई रेट्स पे, आपका वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन डेट सर्विसिंग जो हमारी जाती है, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी डेट आप 7% पे आप बॉन्ड्स डिक्लेयर कर रहे हैं और ग्लोबल एवरेज बहुत कम है उससे। तो जब आप इसको सर्विस करेंगे तो आपका ये डेट सर्विसिंग का फैक्टर और ऑलरेडी आपका जो एक थ्रेशोल्ड होता है 62% ऑफ जीडीपी, आप ऑलरेडी उससे क्रॉस कर चुके हैं और डेंजरस लेवल्स पे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक चीज हमें आज जो जिसकी क्लैरिटी आज तक गवर्नमेंट नहीं दे सकी, ये जो हम
जो मरात लेते हैं, जिसका आज तक क्लैरिटी नहीं है कि वो मरात है, लोन है, क्या है, जिसको ये कभी एफडीआई में डिक्लेयर कर देते हैं, कभी ये फॉरेन रिजर्व्स में डिक्लेयर कर देते हैं, वो एक्चुअल उसकी सिचुएशन क्या है, आया कि वो लोन है, क्योंकि लोन आप ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डिक्लेयर करेंगे। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई थी रहमान, जो पिछले 2 साल पहले, इस साल पहले सऊदी अरब में गालिबन हमें 2 अरब डॉलर जो हमें तोहफा दिया, तो वो उसका हेड ही नहीं मिल रहा था कि उसको रखें कहां पे, लोन में रखें, ग्रांट में रखें। ये आपको सीपेक के हवाले से बहुत सारी जो कंफ्यूजन अभी पीछे रही है वो इसी वजह से रही है कि क्या ये एफडीआई है, क्या ये लोन है तो फिर इसकी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो क्या है, और वो क्या लोन जो है वो अगर बाकी जगहों से आप कंपेयर करें तो वो कहां पर फॉल करता है। तो ये तो मेरा ख्याल है डार साहब जो है और उनकी जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टीम है 2021 में 3 साल बाद जब आपके यहां से रिपैट्रिएशन होगा सीपैक की, और जब आपको उसकी अदायगी करनी है तो सिर्फ 5 अरब डॉलर जो है वो सीपैक की आपके उस मद में जाएंगे, अदर देन दी अदर एक्सपेंडिचर्स। ऑलरेडी आपके जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, जो वर्किंग रेमिटेंसेज है, वो डिक्रीज होना शुरू हो गई हैं। तो आपको ये चीजें आज से देखें, आपने अगर एक बजट बनाना है, ठीक है वो आया अगले साल के लिए, बट उसको एक बेस बनाना है अगले सालों के लिए, ये नहीं हो सकता। और आगे हमारे आने वाले वक्तों में अब आप फॉरेन रेमिटेंस पे ही अगर रिलाई करते रहेंगे, एक्सपोर्ट्स आपकी गिर गई हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस आपकी गिर रही हैं, तो आया आपने सेल्फ जनरेशन करनी है, वो कहां से होगी? तो आई थिंक सवाल ये एक बहुत बड़ा है, और यकीनी तौर से जवाब के लिए हम सब बैठे हैं यहाँ पे कि क्या कंक्लूजन जो आता है, जो इस वक्त आदाद के कमोबेश बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं, और उसमें 90%, मोर देन 90% आदाब जो है वो इस साल भी उनको अचीव नहीं कर पाए। आज न्यूज़ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की ये एक मुश्तरका कोशिश और ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हेडलाइंस, और देन उसके बाद आज इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा जो कि हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होगा, और मुख्तलिफ गेस्ट जो है हमारे इस बीच में हमें ज्वाइन करते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आज न्यूज़ की जानिब से बजट 2017-18 की स्पेशल ट्रांसमिशन में इस्लामाबाद स्टूडियो से एक बार फिर खुशामदीद। इकोनॉमिक सर्वे अब से कुछ देर बाद रिलीज़ होगा, और जो अब तक मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, वो फिगर्स आज अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये एक सूरत हाल सामने आई कि मुसलसल चौथे साल भी GDP ग्रोथ जो है वो टारगेट हुकूमत अचीव नहीं कर पाई। टारगेट हमने 5.3 प्लस रखा था, जो अचीव इस वक्त हम कर पाए वो 5.3 और 0.4% जो है ये कम रहा। और जो इस वक्त इंडिपेंडेंट जो एनालिसिस हमारे सामने आ रहे हैं, और जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये कह रहा है कि ये 5% प्लस की ग्रोथ भी जो है ये समझ से बालातर है। साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तमाम आदाद शुमार जो है इस वक्त हमारे फेवर में नहीं है। फेवर से मतलब यह है कि जो हुकूमत ने लास्ट ईयर एक अपनी वाज़ेह पॉलिसी रखी थी कि ये हमारे बजट अहदाफ होंगे, इनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो ना सका। साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान को हर हालत में बढ़ानी है। GSP प्लस स्टेटस भी पिछले 2 साल से हमारे पास है। यूरोपीय यूनियन तक टेक्सटाइल के हवाले से स्पेशली अगर बात करें तो उनका ड्यूटी फ्री एक्सेस है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एक्सपोर्ट बजाय इसके के बढ़ती, क्योंकि ये हुकूमत जब आई थी 2013 में, उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो 25 अरब डॉलर थी, जो आज इस वक्त 23 अरब डॉलर, जो हम सिर्फ टारगेट की बात कर रहे हैं, इस साल का था, लेकिन उससे भी 2 अरब डॉलर नीचे की बात की जा रही है कि लगभग 21 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट्स रह सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, जो कि पाकिस्तानी मईशत के लिए जहर कातिल हैं, उसकी जो हम ग्रोथ देख रहे हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा बेलगाम इस वक्त जो हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमने हदफ रखा था 3.5% ग्रोथ का रखा था, वो भी हम उस तरीके से अचीव नहीं कर पाए। लास्ट ईयर आपको याद है कि एग्रीकल्चर जो ग्रोथ थी हमारी वो काफ़ी नेगेटिव में गई थी। और इस मरतबा भी जो बात की जा रही है कि 3.5% भी अगर हासिल कर लेते हैं तो ये कैसे हासिल हुआ, क्योंकि बारिशें इस साल उस तरह से हुई नहीं जो होनी चाहिए थी। जो हमारी बम्पर क्रॉप है उसको ये सपोर्ट नहीं करता। साथ ही साथ इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो इंडस्ट्री में भी 7.7% की ग्रोथ
ग्रोथ जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। सर्विसेज सेक्टर इसने हमें थोड़ा सा सपोर्ट किया, और लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि सर्विसेज सेक्टर वो सेक्टर था जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो काफी हद तक सहारा दिया था। 6% हमारी ग्रोथ इस वक्त देखने में आ रही है पिछले 365 दिनों में, यानी रवां माली साल जो कि टारगेटेड, जो हमने टारगेट किया हुआ था, इसको हदफ इसका मुकर्रर था वो 5.7% का था। इसके अलावा हम मजीद टैक्स कलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो 2260 अरब 50 करोड़ रुपए जो हमारे जुलाई से मार्च 2017 के दौरान हमने कलेक्ट किए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 7.5% ज्यादा हैं। टैक्स कलेक्शन जाहिर है कि इसमें टैक्स कलेक्शन में एक बहुत बड़ा सवाल जो है हमारे यहाँ विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से आता है, जो कि एक रिग्रेसिव टैक्सेशन में हम चले जाते हैं, हम जीएसटी के ऊपर चले जाते हैं, और खित्ते में सबसे ज्यादा 17% टैक्स जो है वो पाकिस्तान की आवाम पे करती है, जो कि खित्ते में सबसे ज्यादा है। और विदहोल्डिंग टैक्स का जो एक कंपोनेंट है उसमें तकरीबन 68% प्रिसाइसली अगर बात करें तो वो मेजर रेवेन्यू हमारा जो है उससे कलेक्ट होता है। साथ ही साथ जो एक फाइलर और नॉन फाइलर का जो इस वक्त एक डिस्क्रिमिनेशन है, बजाय इसके कि पिछले 2 साल से हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं और एक लठ लेके हम इस वक्त सवार हैं नॉन फाइलर्स के ऊपर, उनके ऊपर इतने ज्यादा टैक्स रेट आप बढ़ा दें कि वो खुद ब खुद टैक्स नेट के अंदर आ जाएं, तो पिछले 2 साल से ये पॉलिसी इसने सर्व नहीं किया। जवाब देना चाहिए इस वक्त हुकूमत के जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनको कि इस पॉलिसी ने कितना जो है वो डिलीवर किया। बजाय इसके कि ये पॉलिसी डिलीवर करती, ये पॉलिसी हमारे टैक्स बेस को बढ़ाती, हमारे बैंकिंग चैनल से जो है वो रकम निकलना शुरू हो गई, कैश के ऊपर ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या सूरत हाल है? शाबान खालिद साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स से है और सनतकार हैं। शाबान साहब, फाइलर और नॉन फाइलर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो 2 साल पहले डार साहब लेकर आए, और उनका जोर ये था कि नॉन फाइलर के ऊपर जो लोग अब जमा नहीं कराते उनके ऊपर टैक्स की शरह को इतना बढ़ा दें कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टैक्स नेट में आ जाए। ये डिलीवर नहीं किया इस सिस्टम। एक्चुअली मैं इसकी थोड़ा हिस्टोरिक बैकग्राउंड ये है कि जब उस वक्त कंसल्टेशन हुई थी प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिसमें एसोसिएशन भी शामिल थी, चैम्बर्स, और उस वक्त भी ये बार बार अर्ज की जाती थी, और उस वक्त आपको याद है कि बहुत ज़्यादा एमिनेंट हो गया था कि ये जो ऑडिट्स और फिर उसमें पेचीदगियां और जो अननेसेसरी कॉल करना और रिफंड्स रोक देना, हैरेसमेंट का जो एलिमेंट था, तो फिर जब ये कंसल्टेशन हुई थी तो उसमें ये एक हाल निकला था कि अच्छा ठीक है जी, आप जो फाइलर है, जो एक टैक्स पेयर है, उसको आप और मजीद स्क्वीज ना करें। तो इसका एसेंस ये था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका एसेंस इसकी वजह उसको लेते हुए इन्होंने ये नॉट फाइलर नॉन मेरे ख्याल से बात ही शुरू हुई थी ट्रेडर्स के ऊपर से, जो ताजिर बिरादरी थी वो टैक्स नहीं पे करना चाह रही थी कि आप हमसे रकम ले लें लेकिन हमें टैक्स रेट में शामिल ना करें। एग्जैक्टली यहाँ से शुरुआत। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह जो इसका लेटर स्पिरिट में जिस तरह डिसाइड हुआ था कि इसको एक्सरसाइज किया जाए, अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि इसके शायद वो नतीजा नहीं आ सका जो आना चाहिए था, और वो ये टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत साफ जाहिर है। मैं समझता हूँ हम तो टैक्स बेस की अगर रेवेन्यू को हम छोड़ भी दे एक मरतबा, अगर उसमें ग्रोथ को हम नजरअंदाज भी करते हैं तो ये देखिए टैक्स बेस आपकी क्या नहीं हुई। आज भी आप किसी से पूछ लें, आपके एसोसिएशन से, जो इस वक्त जो पुरानी प्रैक्टिस चलती आ रही है, जो इनका आसान तरीका है कि वो जो फाइलर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसी को रिग्रेसिव टैक्सेशन जो है, और उसमें बहुत जो एक प्रोमिनेंट उसका एग्जांपल ये है कि अब आप देख लें ये टैक्स जो रिफंड्स हैं वो रोके हुए हैं, और टू द ट्यून ऑफ 200 बिलियन रुपीस। ठीक है, मैं समझता हूँ बड़ी मतलब एडवांस, एक तो पहले चलता था कि एडवांस टैक्सेशन होती थी, एडवांस टैक्स आज भी अलॉन्ग विद द एडवांस टैक्स ये जो आपके रोके हुए विदहोल्ड जो आपने किया हुआ है 300 अरब 250 अरब के जो आपके रिफंड्स हैं, जी, ये इस वक्त आपकी इकोनॉमी को थोड़ा बेहतर, और कहीं ना कहीं तो जीडीपी में दिखा रहे हैं आपको। जी नहीं, क्योंकि आपकी जो टैक्स रेवेन्यू है, अगर आप ये इसको 200 बिलियन रुपीस निकाल देते हैं तो ये और मजीद कम हो जाता है। ठीक, तो उसको ये एक इनका मैकेनिज्म है कि करिश्मा साजी है ना, करिश्मा साजी है। मैंने जैसे अच्छा, साथ ही साथ वो जब मैं लेके चल रहा था बात के ताजिर बिरादरी जो है, तबका जो है होलसेलर रिटेलर का, वो टैक्स नेट में शामिल नहीं होना चाहता। आपने फाइलर और नॉन फाइलर वाला कंपोनेंट लेकर आ गए, आपने उनके ऊपर टैक्स रेट को बढ़ा दिया, लेकिन वो तो पास ऑन कर देते हैं, कौन सी सस्ती चीजें वहीं सब वो
इनबिल्ट में एंड कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन हो रहा है। मैं इसी तरफ आ रहा हूं कि आपने बुनियादी जो मसला है वो आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया, और बुनियादी मकसद जो मसला है मैं समझता हूं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और दोनों की कम्युनिकेशन है। और इससे भी कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस से ज्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट है। आई वुड आल्सो एग्री विद दैट। और ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान, हमारे ही मुल्क में ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे टैक्स रेवेन्यू खाली इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इसको एड्रेस करते हुए काफी एनहांस हुई है टैक्स रेवेन्यूज। और मैं समझता हूं कि ये 2002 मुशर्रफ साहब के टाइम पे इन्होंने एक्सरसाइज की थी जहां पे टैक्स कलेक्टर, टैक्स पेयर को एक और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं एक चीज जो ये नहीं कर पाए 5 सालों में, वो ये नहीं कर पाए कि इस मैकेनिज्म को सब्सटैंशियली इंप्रूव करके ताकि इसको एक अकाउंटेबल एंड इम्पार्शियल सिस्टम बनाया जा सके। मैं समझता हूँ वो आज तक नहीं हो सका। ठीक, दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो मैं जब एनालिसिस कर रहा था, पर्सनली मैं एनालिसिस कर रहा था जब हमारा फिस्कल डेफिसिट की पोजीशन है, मैं ये आपसे पूछता हूँ, अगर आज तेल की कीमतें वहां पे होती जहां पे थी, तो आज आप समझें कि आपका डेफिसिट कहां पे होता? आप असेंबली में जाके बजट पेश करने के काबिल नहीं होते जी। तो 140 देखिए दोनों चीजें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आप $147 पर बैरल तक पहुंच गए थे, और उसी गवर्नमेंट में उसी टेन्योर में नीचे $35 पर बैरल तक भी आप आए। ठीक है, PMLN इस हवाले से बड़ी खुश नसीब रही कि एक बड़ा डेफिसिट लेके वो चल रहे थे, और ऑयल प्राइसेस जो है नीचे $23-24 पर बैरल तक आ गई थी, अब जो कि 50-60 के ऊपर इन बिटवीन है। ये कितना इनको बड़ा स्पेस मिला हुआ है। तो ये हमने क्या कर लिया अभी जब हम 23 तक नीचे आ गए? तो मैं यही अर्ज करता हूं कि अगर हमें ये क्वेश्चन ना मिला होता तो आप पूछें इन पॉलिसी मेकर से कि इन्होंने क्या किया। ये तो मैं समझता हूं कि इनकी खुशकिस्मती है, हमारे एज ए नेशन हमारी खुशकिस्मती है कि CPEC आ गया और ये हमारी तेल की कीमतें ऐसी, और कमोडिटी प्राइस ओवरऑल भी थोड़ी कम हुई, तो हमारी खुशकिस्मती इंटरनेशनली हुई, इसलिए यहाँ पे हुई। जी। और मैं समझता, और बारहाल मैं समझता हूं कि रेवेन्यू स्ट्रीम इन्होंने उसको जनरेट करने के लिए क्या सब्सटैंशियल चीज की। आज भी हमारी जो रिलायंस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है। Exactly. एक आम आदमी के लिए उसकी क्या ट्रांसलेशन है मैं आपको बताऊं।